वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 10 वेजेस। सो वेजेस से हमने दो तीन सेशंस आई थिंक कर लिए हैं। 3 सेशंस हो गए हमारे। सो उन सेशंस पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की, वेजेस पे बात की हमने। उनकी सैलरी क्या होती है, वेजेस एंड सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, उन पे बात किया हमने। मिनिमम वेजेस की बात की, लिविंग वेज की बात की एंड फेयर वेजेस की भी बात की। और जो कि ये जैसा मैंने बताया था, उस सेशन जो मैंने सेशन लिया था, उस सेशन में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो ये थ्योरी में पढ़ा रही हूँ, इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। फेयर वेज, लिविंग वेज, मिनिमम वेज पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप बिल्कुल भी मतलब कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है, कहीं भी लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो यू कैन लेट मी नो, आई अगेन टेक अ क्लास, राइट। सो आगे बढ़ते हुए हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की भी बात की थी लास्ट सेशन में। जस्ट अ सेकेंड, राइट। ये सारा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब हमने पिक किया हुआ है लास्ट सेशन में। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की भी बात की थी हमने लास्ट सेशन में। हमने पढ़ा था, प्रोविजंस के बारे में बात की थी, फिक्सेशन ऑफ प्रोविजंस के अंदर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस की बात की थी, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस की बात की थी हमने, एडवाइजरी बोर्ड की बात की थी, कंपोजिशन ऑफ कमिटीज की बात की थी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हमने आई थिंक लास्ट सेशन में ये कर लिया था ये भी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। हमें आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है, आज का हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये हमने नहीं किया था, मैंने फ्लो में बोल दिया कि दैट आई वी हैव कंप्लीटेड दिस बट नॉट। मैंने चेक किया, अभी मैंने देखा कि एक्चुअली ये सेशन में लाइक क्लास में एक्सपेंड करने वाली थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने इस क्लास को शॉर्ट किया था, राइट। तो हमने सिर्फ डिडक्शन तक ही पढ़ा था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर प्रोविजंस देखे थे। उसके अंदर हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, दूसरा था वेज पीरियड क्या होता है, तीसरा देखा था हमने टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की बात की थी हमने, पेमेंट मोड क्या होता है, डिडक्शंस किस तरह से होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, आज का इस सेशन का पहला टॉपिक है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। जिसके अंदर देखेंगे, it has been enacted to ensure that employed persons are not subjected to exploitative wages by employers. The act defines the minimum wage payment for certain employments. The Minimum Wages Act 1948 extend to the entire country and is aims to provide fair wages to employed persons. So minimum wages के अंदर क्या बात की गई थी, that was कि minimum wages उन सभी को, मतलब जो जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 आया था, सबसे पहले बात करेंगे कि इंटायर कंट्री में एम्प्लॉय मतलब एप्लीकेबल किया गया था। ऐसा नहीं कि कहीं किसी स्टेट में लोग फॉलो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज फॉलो कर रही हैं, कहीं स्टेट में नहीं फॉलो किया जा रहा है, नहीं, पूरे एंटायर कंट्री में इस एक्ट को फॉलो किया गया, राइट। तो ये सारे ही जो हमारे जितने सारे स्टेट्स हैं, उस सारे स्टेट्स में सारी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया, राइट। लास्ट लाइन देखेंगे, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री एंड इज एम टू प्रोवाइड फेयर वेजेस टू एम्प्लॉयड पर्सन। सो उसका एम क्या था कि फेयर वेजेस प्रोवाइड करें उनको, जो ये वर्किंग पीपल है, जो वर्कर्स है, जो लेबर्स है, जो एम्प्लॉयड पर्सन है, उनको फेयर वेज प्रोवाइड करना। प्रोविजंस किया था इसके अंदर, प्रोविजंस देखेंगे, द फॉलोइंग सब सेक्शंस लिस्ट आउट द मेन प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। क्या था, पहला है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज। सबसे पहले मिनिमम वेज को फिक्स किया गया। इसके अंदर देखेंगे, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम वेजेस एंड ऑल्सो रिवाइजेस देम एट रेगुलर इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years। सो जो वेज फिक्स किया गया कि मिनिमम इतना वेज तो प्रोवाइड किया ही जाना चाहिए एम्प्लॉयज को, सो उसको हर हर 5 साल में रिवाइज किया गया।
ऐसा नहीं है कि एक बार कोई रूल बन गया तो वो सालों साल चलता ही रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे टाइम चलता है, टाइम पास होता है, ईयर वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, मतलब अगेन ईयर 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 आप देखते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आप कोई रूल बन गया, कोई एक्ट आ गया तो वो सब कंटिन्यूअसली 50 साल या 100 साल चलता ही रहे, नहीं। क्योंकि वेजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम बाय द टाइम महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हर 5 साल में उनको उनका रिवाइज होना जरूरी है। हर 5 साल के इंटरवल में जो मिनिमम वेज फिक्स किया गया है उन पे बात की जाती है कि कितना बढ़ाना चाहिए, कितना रेट रखना चाहिए एज पर द इन्फ्लेशन, एज पर द महंगाई। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर उनको रिवाइज किया जाता है इन एवरी 5 years। इसके अंदर ए देखेंगे, द गवर्नमेंट फिक्सेस द टाइम रेट बाय डे और मंथ और बाय सच अदर लार्जर वेज पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, और रेट किसके द्वारा, किसके क्या बेस रखती है, जिसकी वजह से या फिर जिस पर चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस होते हैं बाय द डे और मंथ और बाय सच अदर लार्ज वेज पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बी है, द मिनिमम वेज में कंसिस्ट ऑफ बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड स्पेशल अलाउंसेस एट अ रेट टू बी adjusted to keep with the cost of living index। क्या कह रहे हैं बी के अंदर, द मिनिमम वेज में कंसिस्ट ऑफ बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड स्पेशली अलाउंस एट अ रेट टू बी एडजस्टेड। मतलब मिनिमम वेज जो रखते हैं वो एक बेसिक रेट होता है, और जो स्पेशल अलाउंसेस होते हैं वो किस रेट पर होते हैं, उस रेट पर होते हैं जिसपे वो एडजस्ट किया जा सके, राइट। विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो एक ह्यूमन बीइंग का, एक पर्सन एज पर द महंगाई, जो एक पर्सन का लिविंग कॉस्ट होना चाहिए या होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उस वेज को फाइनलाइज किया जाता है, राइट, फिक्स किया जाता है। दूसरा देखेंगे, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग द एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। प्रोसीजर क्या होते हैं मिनिमम वेज को फिक्स करने के एंड उनको रिवाइज करने का। सो देखेंगे यार, the appropriate government appoints committees and subcommittees to provide necessary inputs and advice for wage fixation. The government may also be in issuance of gazette notification publish the proposals for the information and reaction of people likely to be affected, राइट। सो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर होता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स कमिटीज। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, एक कमिटी अपॉइंट करती है एंड सब कमिटीज टू प्रोवाइड नेसेसरी इनपुट्स एंड एडवाइस फॉर वेज फिक्सेशन। और उसके अंदर एक कमिटी अपॉइंट करती है और उसके अंदर एक सब कमिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक नेसेसरी, मतलब इंपॉर्टेंट या फिर बहुत जरूरी जो इनपुट्स होते हैं, उनकी जो राय होते हैं या फिर जो वो एडवाइस करना चाहते हैं, उनके बेसिस पर सैलरी वेज का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, द गवर्नमेंट में ऑल्सो बी बाय issuance of gazette notification published the proposal for the information and reaction of people likely to be affected। so क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, गैजेट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, नोटिफिकेशन पब्लिश करती है कि मिनिमम वेज क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। और जो कमिटी अपॉइंट करती, कमिटीज के अंदर एक कमिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, कमिटीज को एक सब कमिटी प्रोवाइड की जाती है जो कि उनको एडवाइस करती है कि क्या वेज होना चाहिए, कितना वेज मतलब सही रहेगा एज पर द लिविंग कॉस्ट, एज पर द लिविंग इंडेक्स ऑफ द पीपल। सो उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं वेज को। द पर्सन, लास्ट लाइन देखेंगे, द पर्सन affected all allowed 2 months to respond to the proposed wages। so क्या कह रहे हैं, the person affected are allowed to 2 months to respond to the proposed wages। so क्या कह रहे हैं, जो persons affected होते हैं उस लिविंग कॉस्ट से, लिविंग इंडेक्स से, वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं 2 महीने, 2 महीने का टाइम होता है उनके पास, 2 महीने अलाउ करते हैं। और अलाउड मतलब वो अलाउड होते हैं, मतलब उनको 2 महीने प्रोवाइड किया जाता है टू रिस्पॉन्ड टू द प्रपोज्ड वेज, मतलब जो उनको वेज प्रपोज किया गया है लिविंग एज पर द लिविंग इंडेक्स, उसको उससे वो सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। सपोज इंप्लॉयज के लिए कोई रूल बनाया गया, कोई कानून बनाया गया, राइट। सो इंप्लॉयज को जब बताई जाती है वो बात, तो इंप्लॉयज भी तो बोलेंगे ना कि ये सही है, हमारे लिए अच्छा है, आपने अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा फैसला निकाला, अच्छा फैसला सुनाया।
या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं ये तो हमारे बिल्कुल फेवर में नहीं है, इससे तो हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो उस चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए 2 महीने का टाइम होता है, राइट? कि 2 महीने के अंदर वो अगेन वापस इम्प्लॉइज बोल सकते हैं कि नहीं, जो आपने लिविंग इंडेक्स के एज पर द लिविंग इंडेक्स जो आपने वेज डिसाइड किया वो सही नहीं है, वो गलत है, हम इतने पे नहीं कर पाएंगे। तो वो उनके पास 2 महीने का टाइम होता है कि वो उस जो प्रपोजल है जो कि कमिटी ने डिसाइड किया है आफ्टर ऑल द प्रोसीजर्स, उन पे वो क्या बोल रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या ये बोल रहे हैं कि नहीं हमें मतलब जो आपने बेस डिसाइड किया है वो सही है या गलत है, जो भी है उनका मतलब वो एग्री है या नहीं एग्री है, उस पर वो रिस्पॉन्ड करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके लिए उनको 2 महीने का टाइम मिलता है। 2 महीने के अंदर वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। Thus, after receiving relevant inputs, the government fixes the minimum wage rate and communicates the same through the official gazette. So क्या कह रहा है, जब 2 महीने का टाइम दे दिया जाता है, 2 महीने के बाद उनको जो भी उस प्रपोजल का जो भी उनको रिस्पॉन्स मिलता है उसके बेसिस पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करती है और कम्युनिकेट करती है थ्रू द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गैजेट के थ्रू वो अनाउंस करती है, कम्युनिकेट करती है कि इतना वेज रेट फिक्स किया गया है। थर्ड है एडवाइजरी बोर्ड। इनका क्या काम होता है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट्स एन एडवाइजरी board for coordination of the committees and subcommittees appointed for the purpose of wage fixation. So जो advisory board का क्या काम होता है, advisory board का काम होता है एडवाइज करना, ऑब्वियसली बात है। तो इनको अपॉइंट कौन करता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। appropriate government can be anyone like central government or state government. So सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करती है, किसके लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कमिटीज के साथ, जो कमिटीज अपॉइंट की गई हैं वेज फिक्स करने के लिए, और उन कमिटीज को जो एक सब कमिटी प्रोवाइड की गई है उनको एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का क्रिएशन होता है टू फिक्स द वेज। सेकेंड लाइन देखेंगे, सेकेंड लाइन का लास्ट पार्ट देखेंगे। बिसाइड्स दिस द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट for advising the central and state governments in matters of wage fixation and revision. इसके अलावा beside this, इसके अलावा the central advisory board is appointed by the central government. और central जहाँ पे अगर आपको अगर एग्जाम में दिख गया कि एडवाइजरी बोर्ड किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो सीधे आपका आंसर होगा आइदर, अगर ऑप्शंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप दो डालेंगे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। लेकिन जहां पे बात आ जाएगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो ऑब्वियसली बात है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। सो क्या कह रहे हैं, इसके अलावा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैटर्स ऑफ वेज फिक्सेशन एंड रिवीजन। ऑलराइट, फोर्थ देखेंगे कंपोजिशन ऑफ कमिटीज। कमिटीज का कंपोजिशन कैसे होता है, the committees and subcommittees will be made up of persons who have been nominated by the appropriate government and represents employers and employees in equal number and independent persons not exceeding 1/3 of the total committee members. The chairman of the committee will be an independent member appointed by the appropriate government. So क्या कह रहे हैं, the composition of committees. The committees and subcommittees will be made up of a person who have been nominated by the appropriate government and represent employers and employees in equal number and independent person not exceeding 1/3 of the total committee's members. So जो composition होता है committees का, वो सबसे पहले देखेंगे कि अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, that is appointed by the appropriate government obviously, right? So जो committees होती हैं and सब committees होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक तक विल बी मेड अप ऑफ अ पर्सन, मतलब जो कमिटीज होती हैं एंड सब कमिटीज होती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के पर्सन के द्वारा, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के द्वारा बनाए जाते हैं। एज एन एम्प्लॉयर कुछ लोग होंगे, जो मेंबर्स होंगे एम्प्लॉयर्स के, वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स कह लेंगे आप। एम्प्लॉयज के कुछ पर्सन जो कि कंपोजिशन होते, जो कि कमिटीज में भाग लेते हैं। सो इक्वल नंबर ऑफ, मतलब एम्प्लॉयर की साइड से जितने लोग होंगे उतने ही लोग एम्प्लॉयज की साइड से भी होंगे। तो
एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज दोनों साइड से मिल करके कमिटी का निर्माण होता है, राइट। सो उनका एक कंपोजिशन होता है, द कंपोजिशन एंड सब कमिटीज विल बी मेड अप ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड बाय, किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। And represent employers and employees in equal number and independent person not exceeding, इक्वल नंबर में होना चाहिए और इंडिविजुअल पर्सन एक्सीड नहीं होना चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल कमिटी मेंबर्स। जो कमिटी मेंबर्स की जो टोटल लोग, सपोज 50 लोग हैं टोटल कमिटी में, फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। सपोज 50 लोग या 5 लोग मान लीजिए, राइट। 5 लोग हैं अगर कमिटी में, तो उस कमिटी में क्योंकि इक्वल नंबर चाहिए तो 5 तो नहीं 6 रखेंगे, राइट। सो 3-3 दोनों तरफ से हो गए, एम्प्लॉयर के साइड से 3 हो गए, एम्प्लॉइज के साइड से 3 हो गए। तो इक्वल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द बोथ साइड, फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पर्सन है, उस पर्सन जो टोटल मेंबर्स उनका 1/3 पर्सन ऑफ द टोटल कमिटी मेंबर, मतलब वो जो पर्सन होंगे 1/3, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे कह रहे हैं द चेयरमैन ऑफ द कमिटी विल बी एन इंडिपेंडेंट मेंबर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो उस कमिटी का जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट मेंबर होगा, जो कि अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपोजिशन ऑफ कमिटीज का मतलब ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कमिटी की वो बोथ साइड से होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज दोनों साइड से होते हैं। दोनों के जो मेंबर्स होते हैं इक्वल नंबर होते हैं, मतलब सपोज अगर 3 एम्प्लॉयर की साइड से है, 3 एम्प्लॉइज की साइड से होंगे। एंड जो चेयरमैन होता है उस कमेटी का वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, जो कि अपॉइंट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। लेट्स मूव अहेड। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की बात करेंगे। The chief objective of the Payment of Bonus Act 1965, as contained in its preamble, is to provide for the payment of bonus to persons employed in certain establishment and for matters connected therewith. The Payment of Bonus Act 1965, as amended up to date, applies to every factory and every other establishment in which 20 or more persons are employed on any day during an accounting year. An establishment to which this act applies shall continue to be governed by the act, notwithstanding that number of persons employed therein falls below 20. So Payment of Bonus Act 1965 कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहां पर ऐसी स्टैब्लिशमेंट जहां पर 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई हो जाएगा, राइट। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है एंड क्या 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 क्राइटेरिया क्या होता है, मैं आगे बताऊंगी आपको। प्रोविजंस के अंदर देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, क्या एलिजिबिलिटी होती है बोनस के लिए। एवरी एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड फॉर bonus provided he has worked in the establishment for not less than 30 working days in that year. So कोई भी पर्सन जो कि किसी भी स्टैब्लिशमेंट में पूरे साल में 30 डेज अगर एम्प्लॉयड है, मतलब कम से कम मिनिमम 30 डेज वो एम्प्लॉयड, मतलब 30 डेज वो वर्किंग होना चाहिए। 30 डेज अगर उसने काम किया है पूरे साल में तो दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर बोनस, राइट। डिस्क्वालिफिकेशन और बोनस, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है बोनस की, देखेंगे। एन एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रिसीविंग बोनस इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज फॉर, उस केस में वो बोनस के एलिजिबल नहीं होगा। वो केसेस है अगर उसने कोई फ्रॉड किया है कंपनी के अंदर, या फिर दूसरा देखेंगे कोई राइटियस और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रीमाइस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मतलब प्रीमाइस जो है ऑफिस के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर या फिर जो भी वर्क जो प्रीमाइस है उसके अंदर अगर उस एम्प्लॉय ने कोई वायलेंट बिहेवियर, कोई ऐसी चीज की जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी वो वायलेंट हो गया है, मारपीट करने लगा, झगड़ा लड़ाई करने लगा, कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज कर रहा है, उस केस में भी वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, फ्रॉड के केस में नहीं होगा। थर्ड है थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन और
सबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है थेफ्ट, मतलब चोरी अगर करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मिस एप्रोप्रिएशन और सबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब सब प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ कर रहा है, झगड़ा लड़ाई कर रहा है, उसने तोड़फोड़ मचाई है जिससे कि बर्बादी हो गई है सामान की। सपोज कोई चेयर कुर्सी तोड़ दिया, मेज तोड़ दिया, या फिर कोई अदर ऑफिस की प्रीमाइस की प्रॉपर्टी तोड़ दी, सपोर्टेज कर दिया, तो उन केसेस में भी वो पर्सन बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इन सच केसेस। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस। बोनस का क्या डिटर्मिनेशन है वो देखेंगे। द एक्ट रिक्वायर्स 67% of the available surplus to be allotted for the payment of bonus in relation to a company other than banking company. So इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट। सो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस की बात करेंगे, पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस की बात करेंगे, सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट की बात करेंगे, टाइम वेज सिस्टम की बात करेंगे, फीस वेज सिस्टम की बात करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे इंसेंटिव प्लान की, राइट। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शोज एंड वीडियोज।